मेरे पापा के गांव में एक औरत थी जो मुर्दा लोगों को नहलाती थी। उसके ऐसा करने से उस मुर्दा का परिवार माला माल हो जाता था। मैं ये सब बातें सुनकर बहुत हैरान होती थी। फिर एक दिन मेरे ताऊ जी का देहांत हो गया। जब हम लोगों ने उस औरत को बुलाया तो सच जानने के लिए मैंने बाथरूम में चुपके से एक कैमरा लगा दिया, और जब उसकी रिकॉर्डिंग हमने देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो मरे हुए लोगों के साथ हम लोग शहर में रहते थे। क्योंकि भैया की नौकरी यही थी। वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी में बड़े पद पर थे। पहले हम लोग गांव में ही रहते थे, पर जब से भैया अच्छा कमाने लगे थे तो उन्होंने पापा और मुझे भी वही बुला लिया था। मेरी मम्मी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था और घर में बस हम 4 लोग ही रहते थे, भैया, भाभी, मैं और पापा। तभी हमें सूचना मिली कि पापा के चचेरे भाई का देहांत हो गया है। वो गांव में ही रहते थे, इसीलिए हम लोग भी गांव आ गए। गांव में सब लोगों के घर आसपास ही बने थे। हम लोग अपने घर आ गए। हमारे गांव वाले घर में ताऊ जी, ताई जी, उनके 2 लड़के, हमारी दादी और ताऊ जी के बड़े लड़के की एक 2 साल की लड़की भी थी। जब से हम लोग शहर में रहने लगे थे तब से हम सब लोगों के बहुत चहेते बन गए थे। पापा के चचेरे भाई का घर 2-3 घर छोड़कर ही था। वहां पर सब रोना धोना चल रहा था, इसीलिए मैं उनके घर नहीं जाना चाहती थी। मेरे भैया, भाभी और पापा उनके यहाँ चले गए और मैं घर पर ही रुक गई। तभी मेरी एक बचपन की सहेली मुझसे मिलने आई। मैं उसे देखकर बहुत खुश थी। इतने सालों बाद मिलने का मौका मिला था उससे। उसने मुझे बताया कि वो चाचा जी के घर पर ही थी जहाँ पापा और भैया गए हैं। भैया से पता चला कि तुम भी गांव आई हुई हो, इसीलिए मिलने चली आई। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसे बीच में से कैसे आ गई? वहां तो सब कार्यक्रम चल रहा होगा ना, चाचा की आखिरी विदाई का। तो वो कहने लगी कि अरे अभी कहाँ, सब आशा का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए अभी सारा कार्यक्रम रुका हुआ है। फिर मैंने पूछा कि ये आशा कौन है? इस पर मेरी सहेली ने कहा कि आशा मरे हुए लोगों को नहलाने का काम करती है। उसके नहलाने से मरे हुए लोगों के घर वाले अगले दिन धनवान हो जाते हैं। अब देखना चाचा के घर वाले कैसे माला माल हो जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी थी और मुझे इस तरह के अंधविश्वास पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी। इस पर मेरी सहेली ने कहा कि तुम हंसो मत, मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो 4 दिन रुक जाओ, तुम जब खुद देखोगी तब अपने आप मान जाओगी। मेरी सहेली इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी तो मेरे अंदर भी उत्सुकता होने लगी आशा को देखने की। ऐसा नहीं था कि मुझे उसकी बात पर यकीन था, बस मैं उस आशा को ये सब करते हुए खुद देखना चाहती थी। इसीलिए मैं अपनी सहेली के साथ चाचा के घर आ गई। मैं बस पहुंची ही थी कि तभी अचानक लोग बोलने लगे कि आशा आ गई है। जब मैंने उसे देखा तो वह 55 से 60 साल की एक औरत थी। मैंने देखा कि आशा चाचा की मृत शरीर के पास अपना काम करने आई तो उसने कहा, मैं ये काम अकेले में करती हूँ, तुम सब बाहर चले जाओ। जब उसने चाचा के शरीर को नहला दिया तो वहां से बाहर आ गई। इसके बाद सारे रीति रिवाज पूरे हुए और चाचा को सबने अंतिम विदाई दी। घर वापस आने के बाद जब मैंने अपनी दादी से आशा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अब तक तो यही होता आया है, देखते हैं कि कल क्या होता है। मैं बहुत दिनों बाद गांव आई थी तो यहाँ की हरियाली देखने अक्सर खेतों में घूमने जाया करती थी, क्योंकि शहरों में ऐसी हरियाली नहीं होती और मुझे ऐसी हरियाली बहुत पसंद है। मेरे भैया और भाभी वापस चले गए थे क्योंकि भैया के पास ज्यादा छुट्टी नहीं थी, और भाभी होती तो भैया का खाना पीना अच्छे से हो जाता है, क्योंकि अगर भैया अकेले रहते हैं तो वह हमेशा ही बाहर से खाना मंगाते हैं। उनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अब गांव में सिर्फ मैं और पापा ही रह गए थे। मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। हम लोगों का चाचा की खबर सुनकर अचानक आना हुआ गांव में, तो जल्दी में हम पैसे निकालना ही भूल गए थे। शहर में तो सब काम फोन से ही हो जाता था, पर गांव में यूपीआई और नेट बैंकिंग काम ही नहीं करता था। यहाँ तो कैश में ही सारे काम होते थे। इसीलिए मैं अपनी सहेली को लेकर अगले दिन बैंक गई और मैंने उसी महिला को देखा जिसने चाचा को नहलाया था। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि आशा यहाँ क्या कर रही है? तो मेरी सहेली कहने लगी कि हमारी ही तरह पैसे निकालने आई होगी, पैसों की जरूरत तो सबको होती है। फिर मैंने पूछा कि वो रहती कहाँ है और पैसे कैसे कमाती है, क्योंकि दादी ने बताया था कि मरे हुए को नहलाने के लिए वो एक पैसा नहीं लेती, ये काम वो फ्री में करती है। फिर उसका खर्चा कैसे चलता है? मेरी सहेली ने कहा कि कोई नहीं जानता कि वह क्या करती है, कहाँ रहती है। तो मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा कि फिर लोग इसे कैसे बताते हैं कि कोई मर गया है और उसे उस मरे हुए को नहलाने आना है। इस पर मेरी सहेली बोली कि उसे इस बात का पूर्वाभास हो जाता है कि कोई मरने वाला है।
चाचा को गए हुए आज चौथा दिन था और मेरी सहेली सच बोल रही थी। मेरे चाचा का परिवार रातों रात अमीर हो गया था और कोई नहीं जानता कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पैसा अचानक उनके पास कहाँ से आ गया। जरूर इस सब के पीछे कोई गहरा राज है। चाचा के परिवार से पूछने पर वो लोग कहते कि अगर हम बता देंगे तो ये दौलत हमारे पास से चली जाएगी। अगले दिन मैं हमेशा की तरह खेतों में टहल रही थी अपनी सहेली के साथ कि तभी मैंने एक औरत को मुंह छुपाते हुए गांव की ओर जाते हुए देखा। जब मैंने ध्यान से देखा तो ये आशा ही थी। मेरी सहेली ने कहा कि जरूर आज कोई मरने वाला होगा। अपनी सहेली की बात सुनकर मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि आशा को सब पता रहता है। उसे पहले से ही पता चल जाता है कि गांव में किसी की मौत होने वाली है और वह कहने से पहले ही उस घर में पहुंच जाती है मरे को नहलाने के लिए। मैंने उससे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सिर्फ एक इंसान है, कोई भगवान नहीं। मैंने उसकी ये बात मानने से साफ मना कर दिया क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा सच में होना ही संभव नहीं। लेकिन इस बार फिर मेरी सहेली साबित हुई। मैंने सुना कि हमारे गांव की एक आंटी जो बहुत समय से बीमार चल रही थी, उनकी मौत हो गई है। मैं खबर सुनकर चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। किरण आंटी कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी और फिर बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, पर इन सब पर यकीन करना नामुमकिन था मेरे लिए। मुझे इस आशा पर शक हो रहा था कि वो जरूर कुछ झोल कर रही है। मेरी दादी का कहना था कि आशा बहुत अच्छी है, उस पर शक करना गलत होगा। उधर किरण आंटी के मृत शरीर को घर लाया गया। किरण आंटी की बेटियों की शादी हो गई थी और वह शहर में चली गई थी। तब से किरण आंटी अकेली ही रहती थी। किरण आंटी की अंतिम विदाई की तैयारी चल रही थी तो उनकी बेटियां कहने लगी कि हम खुद अपनी माँ को अंतिम स्नान कराएंगे। उनकी बातों से आशा के चेहरे पर डर झलक गया। मैंने साफ साफ देखा था कि ये सुनकर आशा सहम सी गई थी। मतलब वो कुछ ना कुछ छुपा तो रही है इन गांव वालों से, कोई गहरा राज है आशा के पास। गांव की महिलाओं ने किरण की बेटियों को समझाया कि हमारे गांव में मृत व्यक्ति को सिर्फ आशा ही नहलाया करती है, यही रिवाज है। हम जानते हैं तुम लोगों को माँ को खोने का बहुत गम है, पर सारे रीति रिवाज तो अपने तरीके से ही करने होंगे ना, वरना आपकी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। और दूसरी बात ये भी है कि जब भी आशा उस मृत व्यक्ति को नहलाती है तो उसका परिवार भी धनवान हो जाता है। काफी समझाने के बाद बड़ी मुश्किल से किरण की बेटियों ने आशा को नहलाने के लिए हाँ कर दी। पिछली बार जब मैंने देखा था तब आशा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था और सभी को बाहर निकाल दिया था। आखिर आशा नहलाते समय ऐसा क्या करती है कि मृत व्यक्ति का परिवार अमीर हो जाता है? और यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं जल्द ही इसका जवाब जानना चाहती थी। आशा एक बार फिर से गायब हो गई थी और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जाती है और कहाँ से आ रही है। वह इस गांव की रहने वाली नहीं थी, किसी पड़ोस के गांव में रहती थी। गांव के सभी बड़े बूढ़ों की नजर में वो एक ईमानदार औरत थी जो बिना एक पैसा लिए मृत को नहलाती थी और उसकी वजह से मृतक का परिवार अमीर हो जाता था। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन दोनों बार मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। किरण आंटी के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन उनका परिवार माला माल हो गया था। फिर एक दिन अचानक मेरे ताऊ जी की तबीयत खराब हो गई। उनके दोनों बेटे उन्हें गांव के बाहर एक अस्पताल में ले गए। मेरे ताऊ जी को सीने में बहुत तेज दर्द हुआ था। हम लोग बहुत डर गए थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मैंने देखा कि आशा भी वहां पर है और किसी से बातें कर रही है, पर मुझे उस समय अपने ताऊ जी को देखने की जल्दी थी तो सीधी हॉस्पिटल में अंदर चली गई। डॉक्टर ने बताया कि ताऊ जी को छोटा सा हार्ट अटैक आया था। हम लोग समय पर हॉस्पिटल आ गए, इसीलिए अब वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन डॉक्टर ने 2-3 दिन तक ताऊ जी को भर्ती रहने को बोला। थोड़ी देर ताऊ जी के पास बैठने के बाद मैं चाय पीने के लिए बाहर आ गई और इधर उधर खोजने लगी कि कहाँ चाय मिल सकती है। फिर मैंने वहाँ आशा को एक नर्स से बात करते सुना। बोल रही थी कि अभी मुझे गांव जाने दो, मुझे उसके नहाने का ध्यान रखना है। मेरे ताऊ जी की हालत अब ठीक थी, इसीलिए उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। इन दिनों मैंने आशा को हॉस्पिटल में कई बार देखा था। जब मैंने एक नर्स से आशा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि आशा मैम यहाँ की सुपरवाइजर हैं, वो यहाँ हॉस्पिटल में काम करती हैं, इसीलिए उसे मृतक की जानकारी होती है और गांव वाले सोचते हैं कि कोई मरने वाला है, इसीलिए आई है आशा यहाँ। जबकि वो तो गांव वालों को किसी के गुजरने की खबर मिले उससे पहले ही गांव में पहुंच जाती थी, इसीलिए सब समझते थे कि उसे पहले से पता चल जाता है। ये कोई खास काम नहीं है, ऐसी चालाकी तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि गांव वाले ये नहीं जानते कि वो हॉस्पिटल के वार्ड की सुपरवाइजर है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जिस व्यक्ति को वो नहलाती है उसका परिवार अमीर कैसे हो जाता है। एक और बात जो मुझे परेशान कर रही थी वह यह थी कि आशा के अलावा और कोई मृतक व्यक्ति को स्नान नहीं कराता था। ताऊ जी को चौथे दिन छुट्टी मिल गई और इन दिनों
जब मैं ताऊ जी के पास हॉस्पिटल में थी, मेरी नजर आशा की हर हरकत पर थी, लेकिन मुझे उसकी हरकत में कुछ भी अलग नहीं लगा। अगले दिन पड़ोस के गांव में मेरी आंटी की भी भाई की मृत्यु हो गई, तो मैं आंटी के साथ उनके अंतिम संस्कार में गई, क्योंकि मुझे विश्वास था कि आशा यहाँ भी आएगी। लेकिन मुझे एक जोर का झटका लगा, क्योंकि वो वहां नहीं थी। मैंने आंटी से पूछा कि आशा यहाँ क्यों नहीं है। इस पर आंटी ने कहा कि वह केवल उसी को नहलाती है जिसको पसंद करती है, खासकर जो लोग बीमार हो। मेरा भाई बीमार नहीं था, उसका निधन तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। मृतक को परिवार के लोगों ने ही नहलाया और हम अंतिम संस्कार के बाद घर आ गए। मेरे पापा ने भी वापस चलने को कहा। अब ताऊ जी को तबीयत में काफी सुधार हो चुका था, मगर मैं आशा के राज से पर्दा उठाए बगैर नहीं जाना चाहती थी, पर कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। मैं बेमन से पापा के साथ अपने घर शहर में वापस आ गई। उसके बाद मैं पढ़ाई में बिजी हो गई और धीरे धीरे आशा के राज को जानने का भूत मेरे सिर से उतर गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम लोग के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरे ताऊ जी का निधन हो गया। वो लंबे समय से हार्ट की बीमारी के मरीज थे। उनके बारे में सुनते ही हम लोग गांव पहुंच गए। घर पहुंचकर मैंने देखा कि लोगों की भीड़ जमा है। सब लोग मेरे ताऊ जी के पार्थिव शरीर के पास बैठकर रो रहे थे। ताऊ जी को ऐसे देख के तो मैं भी अपने आप पर काबू न कर पाई और मेरी आंखों से भी आंसुओं की धार बहने लगी। फिर मैंने लोगों को बोलते सुना कि आशा आ रही है। आशा का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैं झट से अंदर गई और जिस कमरे में ताऊ जी को नहलाने वाले थे, उस कमरे में मैंने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। मुझे कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था, इसीलिए मैं कैमरा साथ लाई थी, ये सोचकर कि अगर समय मिला तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर लूंगी। और वही कैमरा अभी मेरे काम आ रहा था, क्योंकि मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये करती क्या है। कैमरा लगाकर मैं कमरे से बाहर आ गई। हमेशा की तरह आशा आई और कमरे के अंदर चली गई ताऊ जी को नहलाने के लिए, और सबको बाहर निकालकर कमरा अंदर से बंद कर दिया। जब आशा ताऊ जी को नहलाकर चली गई, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। सब काम खत्म हो चुका था और मुझे इस बीच बिल्कुल समय नहीं मिला कैमरा चेक करने का। मैंने अगले दिन सुबह को कैमरा निकाला। मुझे पता था कि नहाने का वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहती थी, क्योंकि इस वीडियो से ये साफ हो जाता कि आशा करती क्या है, कैसे नहलाती है, और इसमें ऐसा क्या खास होता है कि मृतक के घर के लोग अमीर हो जाते हैं। मैं और मेरी सहेली हम दोनों ही वो वीडियो देखने लगी, लेकिन उस वीडियो में कुछ तो था ऐसा जो 3-4 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सहेली से पूछा कि क्या ताऊ जी को अस्पताल ले जाया गया था, तो मेरी सहेली बोली, हाँ, ताऊ जी 4-5 दिन रहे थे अस्पताल में, पर उनकी हालत में सुधार नहीं आया और अंत में उनकी मौत हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि क्या ताऊ जी का कोई ऑपरेशन भी हुआ था, तो मेरी सहेली बोली कि मैंने तो इस बारे में नहीं सुना कि उनका कोई ऑपरेशन हुआ है, पर एक बार घर वालों से पूछ लो, हो सकता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं चल पाया हो। तो मैंने ताऊ जी के बेटे यानी कि अपने भाइयों से इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि नहीं, पापा का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। फिर भैया ने पूछा कि क्यों पूछ रही हो, क्या बात है, तो मैंने उन्हें सब बता दिया और वीडियो दिखाया। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि ताऊ जी के शरीर पर ऑपरेशन के टाँके के निशान दिख रहे थे। अब मुझे आशा पर शक होने लगा था। मैं हॉस्पिटल गई भैया के साथ आशा को पता लगाने। वहाँ आशा तो नहीं मिली, पर एक नर्स से उसका फोन नंबर मिल गया। उसके बाद मैंने आशा को फोन किया और उससे पूछा कि ताऊ जी के शरीर पर टाँके कैसे लगे। ये सुनकर वो सहम गई, पर फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और बोली कि मुझे कुछ नहीं पता कि ये टाँके कैसे आए। तो मैंने उसे पुलिस की धमकी दी और कहा कि मेरे पास वीडियो भी है, अगर नहीं बताओगी तो जेल जाओगी। इस पर वो डर गई और कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, डॉक्टर राकेश को पता होना चाहिए, ताऊ जी उन्हीं के मरीज थे। मैंने आशा से कहा, तुम मुझे अस्पताल ले चलो अपनी रिश्तेदार बनाकर और वहाँ काम पर लगवा दो और किसी को कुछ मत बताना, अगर बताया तो तुम्हारी वीडियो पुलिस को दे दूंगी। इस पर वो डर गई और मेरी बात मान गई, पर पापा मुझे इस तरह हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि ये बहुत जोखिम वाला काम था, पता नहीं सामने वाला कितना खतरनाक हो। मेरे बहुत कहने पर पापा मान गए, पर उन्होंने मुझे बस 1 हफ्ते का समय दिया और कहा, इतने दिनों में जो करना है कर लो, उसके बाद हम वापस घर चले जाएंगे। अगले दिन आशा मुझे अस्पताल ले गई और उसने मुझे वहीं देख रेख के काम पर लगा दिया। अब मैं ये देखना चाहती थी कि वास्तव में इस अस्पताल में क्या चल रहा है। शुरू के 2 दिन सब सही रहा, मुझे किसी पर भी शक नहीं हुआ। इस अस्पताल को शुरू हुए 6 साल हो चुके थे। फिर तीसरे दिन डॉक्टर साहब राउंड के लिए आए। उनका चेहरा देखकर मैं दंग रह गई।
मैंने इस डॉक्टर को पहले कहीं देखा था पर याद नहीं आ रहा था। डॉक्टर जब केबिन में गया तो उसने एक आदमी से आशा को बुलाने को कहा। मुझे इसी पल का इंतजार था। जब डॉक्टर राउंड पर गया हुआ था तो मैंने तभी चुपके से उस कमरे में एक कैमरा लगा दिया था, क्योंकि मुझे पहले ही अंदेशा था कि डॉक्टर आशा को बुलाकर उससे कुछ बात जरूर करेगा। आज डॉक्टर एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आया था। जब आशा और डॉक्टर दोनों बात करके वहां से चले गए तो मैंने जाकर कैमरा निकाल लिया, और जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर आशा से कह रहा था कि एक मरीज मर गया है, मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूँ। तुम जाओ और लाश को नहलाने की तैयारी करो। तुम अपने अलावा किसी को भी उसे नहलाने मत देना। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, पिछले हफ्ते मरने वाली महिला के घर वालों को भी पैसे भेजना है। मैं तुम्हें वे पैसे दे देता हूँ, तुम आगे बढ़ा देना। मैंने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर को नेट पर ढूंढने लगी। कुछ ही समय में मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में इस अस्पताल में क्या हो रहा है। जब मैंने डॉक्टर राकेश के बारे में खोजा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर राकेश को 8 साल पहले कानून का उल्लंघन करने के जुर्म में कुछ साल की सजा सुनाई गई थी और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। और उस डॉक्टर ने इस गांव में आकर फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया था। यह डॉक्टर मरे हुए लोगों के शरीर के अंगों को निकाल देता था और उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देता था। मृत व्यक्ति को केवल इसलिए आशा स्नान करवाती थी ताकि शरीर पर लगे टाके के निशान किसी को दिखाई न दें। आशा पैसों के लिए सब कर रही थी और मृतक व्यक्ति के शरीर के अंगों को बेचकर जो धन मिलता था उसमें से कुछ मृतक के घर तक पहुंचाया जाता था, क्योंकि वहां लोग हॉस्पिटल में उनसे एक एग्रीमेंट करवाते थे जिसमें लिखा होता था कि अपने पेशेंट का ऑपरेशन करने और उनके शरीर के अंग को निकालने की अनुमति है। गरीब गांव वाले आसानी से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते थे क्योंकि वो इसे पढ़ नहीं सकते थे, और उपचार के लिए जरूरी कागज समझकर हस्ताक्षर कर देते थे। इस तरह डॉक्टर अपने आप को बचा कर रखते थे कि हमें मृतक के परिजन ने अनुमति दी है। इस तरह मृतक के शरीर के अंगों को ऊंचे दामों में बेचकर बड़े अस्पतालों में भेजा गया। मैंने इसके बाद पुलिस को फोन किया। अस्पताल के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और अस्पताल को सील कर दिया गया। यह सारा काम पिछले 3 साल से बड़ी सफलता के साथ चल रहा था। सभी लोगों ने मुझे धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मैंने सही किया या फिर मुझे सब कुछ जानकर भी चुप रहना चाहिए था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।